मच्छी बोर्ड आपको भारतीय तटरक्षक की ओर से सूचित किया जाता है कि लगातार बारिश और मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है। इसलिए आपको सभी जल्द से जल्द आपकी बोट हार्बर की ओर ले जाए। पैनिक नहीं होना है, इतना नुकसान नहीं है, फिर भी हमें तैयारी, जो व्यक्ति जितना तैयारी करता है वो व्यक्ति उतनी सुरक्षित रहता है। आम्ही त्या करता की 4 वाजता आपल्याला ते लोक शिफ्टिंग करना म्हणून बोललेले आहेत। साइक्लोन भी है और कोरोना भी है, दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को काम करना है। दादर माहिम चौपाटी पे बहुत से यंत्रणा सज्ज है, जैसे कि कोस्ट गार्ड, फायर ब्रिगेड्स, बीएमसी वर्कर्स, बहुत सारे और सफाई वर्कर्स भी अपने काम कर रहे हैं। हमारे जो मच्छीमार है जो 12 नॉटिकल 10 नॉटिकल की हिसाब से जाते, तो वो लोग भी अलर्ट रहते, हम लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते। जो अभी निसर्ग जो साइक्लोन आ रहा है उसके लिए हमारी महाराष्ट्र में 10 टीमें टोटल तैनात है। तकेदारी के भागरूपे पहले से सावधानी के हिसाब से सभी प्रकार के स्टेप्स ले लिए गए हैं। लोगों से ये अपील है कि 3 तारीख को घर से निकलना टालें, जिससे कि किसी प्रकार की हानि ना हो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। मुंबई को इस तूफ़ान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही अनोखी एक तरह से या कई 100 साल में होने वाली एक तरह से घटना है, जब पश्चिमी दबाव का जो क्षेत्र है जिसे डिप्रेशन कहते हैं वो चक्रवाती तूफ़ान में बदलने जा रहा है, बदल सकता है। 450 किलोमीटर की दूरी है अभी इसके मुंबई से ही। गोवा को भी प्रभावित कर रहा है ये तूफ़ान और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों को भी, और इसकी रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। अगर इतनी तेज़ हवा मुंबई की तरफ आई उसके किसी भी इलाके में, तो क्या मुंबई प्राकृतिक रूप से तैयार है उस रफ्तार के से होने वाले नुकसान को झेलने के लिए? अभी कुछ दिन पहले बंगाल की खाड़ी में जब अम्फन आया था तूफ़ान, और बहुत नुकसान हुआ, लोग कम मरे लेकिन पेड़ बहुत गिरे थे। ये जो पेड़ है 270 साल पुराना है। इतना पुराना बरगद का पेड़ गिर जाए तो वो भी चिंता की बात है। 1795 में ये कोलकाता बोटेनिकल गार्डन का दृश्य है। यहाँ पर 1795 में वेस्ट इंडीज़ से महोगनी के पेड़ लाए गए थे, वो पेड़ उखड़ गए और काफ़ी बड़े इलाके में ये फैला हुआ है बोटेनिकल गार्डन। उस वक्त अंदाज से बताया गया था कि 1000 पेड़ गिरे हैं पूरे कलकत्ता शहर में, और बंगाल के दक्षिण बंगाल के इलाकों में पेड़ गिरे थे। और पेड़ों ने कई बार लगता है कि खुद की कुर्बानी देकर इंसानों की जान बचाई और हवा की रफ्तार को रोका। नुकसान ज़रूर हुआ मगर उस नुकसान के असर को कम किया। क्या मुंबई के पास अब ऐसी प्राकृतिक चौकियां हैं जो इस तूफ़ान का सामना कर सकती हैं? इसलिए हम बात करना चाहते हैं कि कई बार लोग अनजान रहते हैं कि मुंबई में शायद इस तरह की घटना बहुत दिनों के बाद बनती हुई नज़र आ रही है। अभी तक तूफ़ानों का जो मुख्य रूप से संबंध रहा है वो बंगाल की खाड़ी के इलाके से रहा है। अरब सागर में भी तूफ़ान के जो मुंबई के आसपास है बनते रहे हैं, मगर इस तरह से नहीं। लेकिन आप हमारे साथ अभिषेक हैं, सुनील सिंह हैं और सोहित भी हैं। सुनील, हम ये पहले जानना चाहते हैं कि आप कुछ अंदाज़ा कर पा रहे हैं या आपकी जिनसे बात हो रही है, क्या वो लोग अंदाज़ा कर पा रहे हैं कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवा मुंबई के किसी इलाके में प्रवेश करेगी तब क्या हो सकता है? देखिए रवि, अभी तक इस पर कोई साफ और स्पष्ट जवाब दरअसल किसी के पास नहीं है। हम जिससे भी बात करें, चाहे वो
एजेंसियों से जुड़े हों, आपदा प्रबंधन से जुड़े हों या फिर सामान्य हों, कोई भी निश्चित तौर पर इस पर अभी कुछ बोल नहीं पा रहा है कि कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुंबई ने इस तरह के तूफान को वैसे देखा जाए तो अभी हाल के कई वर्षों में देखा नहीं है, इसलिए बहुत लोगों के उसकी एक अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन हाँ, जब पहला जो तूफान आया था जिसकी चर्चा हो रही है और जिस पे लोग पढ़ भी रहे हैं, तब मुंबई इस हालात में नहीं थी और इस तरह से अट्टालिकाएं नहीं थी, न तो इतनी झुग्गी झोपड़पट्टियां थी। और जैसे मैं कुछ बात करूं, आपको बताना चाहूं तो बांद्रा या और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो मकान है, झुग्गी झोपड़ियों के जो मकान है, वो 2-2, 3-3 या 4-4 मंजिला तक बन चुके हैं। तो सवाल ये जरूर उठता है और ये अंदेशा जरूर है कि अगर इतनी तेज गति से अगर हवा बहेगी तो उन छोटे मकानों का क्या होगा, झुग्गी झोपड़ियों का क्या होगा, क्या वो टिक पाएंगी? क्योंकि वो आरसीसी पे नहीं होती हैं, वो सीधे या तो गटर लगा हुआ रहता है या फिर ईंट पे ईंट जोड़ते हुए एक तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला बनाते चले जाते हैं, एक दूसरे का आधार सिर्फ वहाँ रहता है। तो क्या वो टिक पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल इसी संदर्भ में सब तैयारियाँ चल रही हैं, और लेकिन जो तैयारियाँ हैं वो ज़्यादातर मैं देख पा रहा हूँ वो समुद्र किनारे जो बस्तियाँ हैं, झुग्गी बस्ती हो या फिर दूसरे बस्तियाँ, वहाँ पर ज़्यादा हैं। बीच में जो शहर के बीच में जो इस तरह की झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हैं, वहाँ पर इस तरह की तैयारियाँ फिलहाल मुझे दिखाई नहीं पड़ रही हैं कि क्या उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है या नहीं सोचा जा रहा है। पालघर में जो समुद्र किनारे मकान है, वो उन कच्चे मकानों को खाली कराया जा रहा है। लगभग 45,000 के आसपास का अनुमान है कि इतने लोगों को खाली कराया जाएगा और इनको पक्के जगहों पर और स्कूलों में ले जाया जाएगा। इसी तरह रायगढ़ जो जिला है, अलीबाग से, क्योंकि ये जो है कि ये तूफान हरिहरेश्वर और दमन तक पहुंचेगा, तो वहाँ पे कुछ मकान हैं, उन्हें खाली कराया जा रहा है जो रहने वाले लोग हैं। लेकिन मुंबई में जो स्थिति है वो थोड़ी सी भयावह हो सकती है, ये जरूर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ। ठीक है जी। अभिषेक सुनील हमारे साथ मिल गए, उनसे संपर्क हो गया है। अभिषेक, हम ये जानना चाहते हैं कि पूरी मुंबई इसकी जद में आ सकती है या फिर मुंबई का कोई आखिरी सिरा है जिससे तूफान गुजरेगा? देखिए, पूरी मुंबई इसकी जद में आ सकती है और इस समय मैं एक समुद्र तट पे हूँ और मैं आपको यहाँ का जो हाल बता सकता हूँ कि समुद्र का जो व्यवहार है, शायद जो बहुत सारे लोग समुद्र को समझते हैं, समुद्र का व्यवहार जो होता है कि हाई टाइड जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से जब से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बहुत तेजी से यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे समंदर में आ रहे हैं, ग्रीनरी आ रही है। इसका मतलब ये कि इसका जो इफेक्ट है वो शुरू हो चुका है कहीं दूर पर, और जो आपको इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी। जो मुंबई में बड़ी चिंता है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इससे बमुश्किल 300 मीटर दूरी पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, जिसके ऊपर एक बड़ा सा, जिसे कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो हाई टावर पे मशीनें लगाई जाती हैं, वो लगी हुई हैं। तो जो मुझे जो इस समय फौरी तौर पर दिखता है वो ये कि ये जद में जो हैं वो बिल्डिंग्स तो बाद में आएंगी, ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन का काम है, जो बड़ी जो पिछले कई वक्त से, पिछले 2-3 महीने से सस्पेंडेड है, जो मशीन जहाँ थी, लेबर जा चुके हैं, इनको डिसमेंटल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें जस की तस हैं। और अगर वो इस मौसम में यहाँ पर रहती हैं तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये हवा का जो वेग है वो उनको कितनी दूर ले जाके फेंकेगा, कैसे व्यवहार करेगा, ये हमें नहीं पता है। मुंबई वैसे भी बहुत अरसे बाद इस तरीके का एक तूफान देख रही है। जो अरेबियन सी है रवि, इसकी जो प्रकृति है ये ठंडे पानी की प्रकृति कही जाती है, जिसकी वजह से मुंबई को कभी साइक्लोन नहीं देखने मिलता है। मुंबई का जो डायनामिक है वो समंदर का, वो अरब सागर का कुछ इस तरीके का, इसीलिए आप देखिए बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा तूफान आते हैं। मेरे जो साथी हैं गणेश परब, वो इस वक्त आपको एक बस्ती दिखा रहे होंगे और मेरे पीछे आपको बैंडावली सीलिंग दिखाई दे रहा है। ये जो बस्ती है ये वर्ली की और उससे जुड़ी हुई आगे की बस्ती है। ये आपको समंदर पे लगी हुई बस्ती दिखाई दे रही है। ये मुंबई का जो जोग्राफिया है वो इसलिए ऐसा बना क्योंकि मुंबई ने कभी तूफान की चिंता नहीं की थी। सड़क के मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे बमुश्किल 50 कदम की दूरी पर बिल्डिंग्स हैं। ये आरबीआई की कॉलोनी है, आप अगर इसको देख पा रहे हो तो। अब आरबीआई की कॉलोनी, या जैसे मैं ये जो टावर आपको दिखाई दे रहा है, समंदर के ठीक बाजू में टावर्स लगाए गए हैं। या एक बिल्डिंग की आपको, जिसकी मैं बात कर रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, जिनके ऊपर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। तो ये जो मशीनें हैं, वो दिखाई दे रहा है जी, ये जो काम है रवीश, ये चिंता पैदा करने वाला काम है इस वक्त में। और जो आज के अलर्ट हैं, सुनील ने शायद अलर्ट दिए भी होंगे, मैं सुन नहीं पाया, कि जो कोविड की हॉस्पिटल्स बनाई गई थी, जिनको आप एक शो में 6 बजे में देश की बात में आपके साथ में था, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे टेम्परेरी शेड्स हैं वो।
वो टेम्परेरी शेड्स बारिश के मुकाबले के लिए तो थे, लेकिन वो इस तरीके की 100 किलोमीटर की बारिश का हवा के वेग के लिए नहीं थे। तो अब उनको हॉस्पिटल्स को खाली करना पड़ रहा है, जो टेम्परेरी टेंट वाली हॉस्पिटल्स थी, और वहां से कोविड के पेशेंट्स, मरीजों को निकालकर किसी और दूसरी जगह लेके जाना पड़ रहा है। तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं इस वक्त में मुंबई में। कोविड है, कोविड के साथ मॉनसून है, और मॉनसून के साथ मॉनसून की तैयारियां पूरी ना हो पाना है, और ऊपर से ये तूफान। अभिषेक, एक सवाल और भी है कि आपने वो बिल्डिंग दिखाई और उसके ऊपर वो जो उपकरण लगा हुआ है वो भी दिख रहा है, ट्रॉली वाला जो नीचे से सामान ऊपर लेकर आता है। आरबीआई कॉलोनी आपने दिखाई, तो क्या उन सब कॉलोनियों को, उन सब इमारतों को खाली करा लिया गया है? क्योंकि कोलकाता में जब अम्फन का वेग आया तूफान का, तो कई लोगों ने कहा कि जब ऊपर की मंजिल पर थे ऐसा लगा कि वो अपने घर से बाहर फेंक दिए जाएंगे, खिड़कियां उखड़ रही थीं, इस तरह से सामान बाहर उड़ रहे थे, इस तरह के अनुभव लोगों ने बताए हैं। तो क्या उन इमारतों को खाली करा लिया गया है, या आप जहां से ज़्यादा असर वाला क्षेत्र दिखा रहे हैं वहां पर कम आबादी है मुंबई की, क्या हम ये समझें अभिषेक? कोलकाता के मुकाबले मुंबई में तो और ऊंची इमारतें हैं, और यहाँ पे जो जब मॉनसून आता है तो यहाँ पे जो सामान्य तौर पर जो अनुभव होता है कि ऊपर पे जो मानसून की तेज हवाएं होती हैं और बारिश होती है, उसकी वजह से जो 30वां माला होता है, 14वां माला होता है, उसके बाद आपको बहुत मुश्किल होती है रहने में। बारिश के वक्त में बहुत तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है, तो वो तो वैसे भी सामना करना पड़ेगा, कोई जगह खाली नहीं कराएगी। ये वक्त ही नहीं है, पैंडेमिक का वक्त है। यहाँ पे लोगों के पास ये जो आपको मैं इलाका दिखा रहा हूँ, इसको आप ये 10 दिन पहले तक कंटेनमेंट जोन था। यहाँ पे लोगों को घरों में रहने के लिए, या यहाँ के लोगों को उठा के NSCI के डोम में या वहाँ रखा गया था। वहाँ पे कंटेनमेंट जोन पहले से ही बना हुआ है, वहाँ पे यहाँ की आबादी को शिफ्ट कर नहीं सकते। मुंबई की जितनी भी आबादी मुमकिन थी, खुली जगह थी, खाली जगह थी, उन तमाम जगहों को जंबो फैसिलिटीज में पहले ही बना दिया गया है, बदल दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आदमी को खाली करा के लेके जाएंगे कहाँ पे, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी, ऐसा अभी तक मानना है कि अभी भी तैयारियां चल रही हैं। आज 2 तारीख है, कल तक इनको लगता है कि कल शाम तक हम लोगों को बहुत ज्यादा रूप देखने को मिलेगा। मुंबई में समंदर ने जरूर अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, वो आप इस समय देख रहे होंगे। मैं देख रहा हूं और लग रहा है कि आप जल्दी से वहां चले आएं। मुझे आपकी ज़िंदगी ज़रा सी भी खतरे में पड़ती हुई देखकर अच्छा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल हम समझ गए, और हमारे दर्शकों ने भी वो तस्वीर देख ली है कि समंदर ने अपना मिजाज बदल लिया है। मुंबई को भी समझना चाहिए कि ये प्राकृतिक संकट है जिसके निर्माण में हम सब की भूमिका है। बहुत लोग पहले से चेताते रहे। सोहित, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने मॉनसून की तैयारियों की बात आप करना चाह रहे थे, जो तस्वीरें भेजी हैं कि नाले भरे हुए हैं। बेशक कोविड-19 पर सारा प्रशासन का, सारा मानव संसाधन वहाँ लगा हुआ था, लेकिन अब जब इसके चलते बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, तो क्या असर पड़ सकता है सोहित? बिल्कुल, देखिए रवि जी, कोविड से जरूर लड़ाई चल रही है, लेकिन हर साल मुंबई कर जो है उन्हें मानसून से काफी परेशानी होती है। आपने भरे हुए नालों की बात की है। ये मैं जहां पर मौजूद हूं सायन कोलीवाड़ा में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालात किस तरह से हैं। जबकि अगर बीएमसी की माने तो परसों और कल यानी 2 दिन यहाँ पर जो है नाला सफाई की गई है। अब अगर यहाँ पर भारी बारिश होती है और पानी भरने लगता है, तो इससे होगा ये कि पानी जो है सड़कों पर आएगा। यहाँ पर जो आसपास जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर ये पानी जाएगा, और ये बारिश का पानी या बरसात का पानी नहीं है। तो आप समझिए कि इससे बीमारियां कितनी बढ़ेंगी, क्योंकि होता यह है आमतौर पर रविश जी की मानसून से पहले बीएमसी की ओर से खासतौर पर जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर झुग्गियों में दवाई सैनिटाइजेशन किया जाता है ताकि मलेरिया हो, डेंगू हो या फिर लेप्टोस्पाइरोसिस हो, वो सब चीजें ना हो, उसके लिए कई सारी सैनिटाइजेशन प्रोसेस की जाती है। लेकिन इस समय क्योंकि हर कोई लगा हुआ है कोरोना से लड़ने में, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाई हैं। तो उसका असर आप समझिए कि आने वाले दिनों में जो बीमारियां हैं, दूसरी तरह की बीमारियां वो बढ़ेंगी। यहाँ पर कुछ समय पहले कुछ लोग बता रहे थे कि किस तरह से इन नालियों से गैस आते हैं। ये मैं एक नाली के पास आया हूँ। आप समझिए कि बीएमसी की ओर से 140 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं एक साल में इन नालियों की सफाई के लिए, जो नहीं हो पा रहा है। और आमतौर पर मानसून के समय पर जो अस्पताल होते हैं प्रत्येक वार्ड में, वहां पर 10% जो बेड्स हैं उसे रखा जाता है कि मानसून में क्योंकि लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं उनके लिए। लेकिन इस समय हालात इस तरह के हैं मुंबई के
कि कोरोना की वजह से वैसे ही कहीं पर बेड्स अवेलेबल नहीं है। हमने इसके ऊपर भी कई बार चर्चा की है कि किस तरह से 1916 पर कॉल करने पर ना ही बेड अवेलेबल है, ना ही डॉक्टर्स वहाँ पर हैं, ना ज़्यादा तनाव है। और ऐसे में अगर इस तरह के हालात हैं, और ये तब हैं जब बहुत लोग, कल भी मैं जब दिखा रहा था यहाँ पर, तो लोग हाथ से साफ सफाई कर रहे थे। और केवल अंदर की बात नहीं, आप अगर बाहर भी देखेंगे तो हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा आपको नजर आएगा, क्योंकि सफाई कर्मी भी बेहद कम है और कई जगहों पर जा नहीं पा रहे हैं, कई जगहों पर हालात खराब हैं। और आमतौर पर जो सफाई कर्मी जहां से आते हैं, जो मुझे बताया गया है, आधे से ज्यादा कंटेनमेंट जोन में से आते हैं, क्योंकि वहीं पर ज्यादा मामले आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि आने वाले दिन में एक तरफ चक्रवाती तूफान की बात हम कर रहे हैं, कोरोना का सबसे ज्यादा असर मुंबई में है, और ऐसे में अगर भारी बारिश लगातार जैसे अब शुरू हो चुकी है, तो इस नाली में जो है ये पानी तो अंदर लेगा नहीं, या आगे जहां पर जाना चाहिए सोख नहीं पाएगा। तो ये पानी जब भर के ऊपर आएगा और लोगों के घरों में जाता है, तो किस तरह के हालात होंगे, किस तरह की परेशानी होगी, जो बीमारियां हैं वो और बढ़ेंगी। और क्या अस्पताल या मुंबई प्रशासन, जो देश के सबसे अमीर महानगर पालिका है, करोड़ों रुपए हर साल इस पर खर्च करती है, वो क्या इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि हर साल दावे किए जाते हैं कि सब कुछ तैयार है, इस बार भी दावे किए गए कि बिल्कुल हमारी तैयारी है, लेकिन हम जहां से आपको बता रहे हैं कि केवल एक नाली है, ऐसे कई सारे नालियां, बड़े बड़े नालियां हैं जो इसी तरह से भरे हुए हैं। और हालात जो हैं जमीनी स्तर पर, रविश जी, वो ऐसे ही हैं, और लोगों को नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि ना ही दवाइयां मारी गई हैं, वरना आमतौर पर चूहों के लिए या फिर जिस तरह से मॉस्किटो ब्रीडिंग होती है उसके लिए अलग अलग तरह की दवाइयां का छिड़काव होता है, वो इस बार बिल्कुल नहीं हुआ। जबकि MMRDA के पास 11,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल इस चीज के लिए नहीं किया गया। मई महीने में नाले सफाई की शुरुआत की गई, जबकि बजट मार्च में पास हो जाता है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसका असर आने वाले दिनों में झेलने मिलेगा। बिल्कुल सोहित, आपने पूरी तरह से बता ही दिया कि जो मुंबई में बुनियादी ढांचा की समस्या है, सिर्फ वहाँ लोग ऑनलाइन बिजनेस पर ही देख रहे हैं, ये जो ऑफलाइन समस्याएं हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सुनील, हाई टाइड के समय तो को कई बार मुंबई का अनुभव है, और मुंबई का अपना उसके सिस्टम का एक ड्रिल भी है ना? तो क्या वो ड्रिल इस वक्त काम आ रहा है? जैसे आपने कहा कि आप सिर्फ किनारे तैयारियों को देख रहे हैं, पर हवा तो सिर्फ किनारे को छूकर लौटने वाली तो है नहीं, वो तो बीच के क्षेत्रों में भी जाएगी और उससे क्रॉस करते हुए निकलेगी। क्या भीतर के इलाकों में तैयारियां हैं सुनील? बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था कि जो तैयारियां फिलहाल दिखाई पड़ रही हैं या बताई भी जा रही हैं हमें, वो सिर्फ जो कोरोना से जुड़े मरीज या शेल्टर, जो नए अस्थायी अस्पताल हैं, या फिर जो समुद्र किनारे जो बस्तियां हैं, या फिर समुद्र की लहरें उठेंगी तो समुद्र किनारे न जाएं, इस तरह की ही दिखाई जा रही हैं। ड्रिल भी वहीं पर हो रहा है। लेकिन जो शहर के बीच के जो हालात हैं, या जिस तरह से कई बस्तियां बसी हुई हैं, और उनका जो जैसे मैंने बताया कि 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4-4 मंजिल, 5-5 मंजिल तक कहीं कहीं बन चुकी हैं, जो कि पूरी अवैध हैं और एक दूसरे की दीवारों का सहारा लेकर ही बनी है। क्या वो इतनी तेज गति से चल रही हवा के दबाव को झेल पाएगी? और ये एक बड़ा सवाल है, और जो बड़ा खतरा भी हो सकता है। दूसरा ये सवाल ये है कि जब मानसून के समय जो तैयारी होती है, वो बड़े बड़े पंप लगाए जाते हैं, और वो पंप नालों के पास लगाए जाते हैं। जब बारिश होती है तो वो बारिश नालों का पानी जो है वो बड़े नालों में फेंका जाता है, और उसके जरिए वो समंदर में जाता है, और तब और उस तरह से पानी की निकासी होती है। लेकिन समंदर में भी जब ये चूंकि बारिश होगी तेज, तो समंदर में भी उफान आएगा, उठेगा, यहाँ पे भी पानी बढ़ेगी। तो पंपों की क्या स्थिति है, ये अभी तक हमें उसका स्टेटस नहीं दिया गया है कि पानी निकासी किस तरह से हो पाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर जो बताया जा रहा है कि 1 से 2 मीटर का स्ट्रॉन्ग स्टेज जो आएगा, तो वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, और उसकी निकासी कैसे हो पाएगी, ये बहुत मुश्किल है कह पाना फिलहाल। अभिषेक से एक बार फिर से संपर्क हो रहा है। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अगर ये हवा इस रफ्तार से मुंबई के इलाके में अगर घुसेगी, तो क्या उसकी इमारतें, एक तो सुनील ने बताया कि जो झुग्गियां हैं वो सामना नहीं कर पाएंगी, जो इमारतें हैं, मुंबई एक होर्डिंग का शहर है, तो क्या इन सब चीज़ों को का इंतज़ाम कर लिया गया है कि होर्डिंग के उड़ने से कोई नुकसान ना हो जान माल का? रवीश, मैं अपने साथी गणेश को बोलूंगा कि मेरे पीछे ट्राइपॉड्स दिखा दें। आप जब मुंबई आए थे तो आपने ये मरीन ड्राइव के आसपास कहीं पे ये ट्राइपॉड्स देखे होंगे। समंदर पे इसके किनारे पर ट्राइपॉड लगे हुए हैं, सीमेंट के, आप कह सकते हैं 3 पिलर, 3 नुकीले चीजों वाले, ये ट्राइपॉड्स कहलाते हैं। यहाँ पे साथी बताएंगे हमें। पर अब तो ये आप देख रहे होंगे,
ये ट्राइपॉड्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने 8 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि मुंबई कहीं समंदर से खतरा तो नहीं है। तो बिट्टू सहगल जो कि पर्यावरणविद हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो ट्राइपॉड हैं ये डिजास्टर का काम है। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा था कि जब भी तूफान आएगा, वैसे तो तूफान नहीं आता, लेकिन जब भी तूफान आएगा तो ये ट्राइपॉड जो है आपको बहुत मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। आप समझ नहीं रहे हैं कि ये ट्राइपॉड उड़ भी सकते हैं। मैंने कहा कि ये बहुत भारी हैं। तब मुझे उनकी बात अविश्वसनीय लगती थी, लेकिन आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे लगता है कि शायद बिट्टू सहगल सही थे। उनको अंदाजा था कि पर्यावरण जो है कभी भी यू टर्न ले सकता है और कभी भी इस तरीके की हमें सरप्राइज दे सकता है। ये जो ट्राइपॉड्स हैं ये दरअसल शहर के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है और ये पूरे मुंबई शहर के पास में लगे हुए हैं। हवा का वेग कितना होगा, लैंडफॉल कितना होगा, टकराएंगे तो ये जो ट्राइपॉड्स हैं ये किस तरीके से अपने आप को रीएडजस्ट करेंगे, ये होर्डिंग से बड़ा खतरा है रवीश। ये ट्राइपॉड के बारे में हमारी सरकारों, जो पर्यावरणविद हैं, वो चेताते रहे हैं, लेकिन ये एक क्विक फिक्स है क्योंकि हम अपने कटाव नहीं रोक सकते हैं, समंदर किनारे चीजों को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे को सबसे आसान तरीका लगता था, तो हमने पूरे मुंबई शहर के किनारे जितना भी कोस्टल लाइन है, हमने सब जगहों पे ट्राइपॉड लगा दिए। और अब चूंकि मुंबई का इतिहास ऐसा नहीं था 100 साल से, मतलब ऐसा कोई बड़ा तूफान नहीं आया, तो बड़े तूफान से बाद अब ये जो ट्राइपॉड है इनका क्या होगा, ये हमें अब कल परसों तक पता चलेगा। जी, और हम दर्शकों को बता दें कि जब हम अम्फन तूफान के समय प्राइम टाइम कर रहे थे तो पहली लाइन दिल्ली के बारे में बताई थी हमने, और दूसरी लाइन में मेरी अपनी जानकारी नहीं थी, अमिताभ घोष की किताब में ही लिखा हुआ है कि और भी जगहों पे लिखा हुआ है, लेकिन हम जहाँ से पढ़ें उसके बारे में बता रहे थे कि ये मुंबई में इस तरह के चक्रवाती तूफानों की आशंका है। 2015 के साल में ऐसी कई संभावनाएं बनी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल करीब है जब चक्रवाती तूफान में जो दबाव हैं वो बदल जाएंगे। लेकिन अब आप सोचिए कि अभिषेक शर्मा ने 8 साल पहले इन सीमेंट के ट्राइपॉड पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और हम आपको गारंटी के साथ बता सकते हैं कि हमारे ही पेशे के लोगों ने मजाक उड़ाया होगा कि ये क्या कर रहे हैं, सीमेंट के ट्राइपॉड पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। और अभिषेक शर्मा ने भी नहीं सोचा होगा कि वो सिर्फ 8 साल के फासले में इस ट्राइपॉड का इम्तहान देखेंगे और तूफान आएगा, क्योंकि उस वक्त जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं वो यही बता रहे थे कि ये खतरनाक चीज़ें हैं। अगर कभी चक्रवात आया, जो कि मुंबई में आता नहीं है, तो खतरा हो सकता है। अब जिस मुंबई ने कभी तूफान देखा नहीं, इस तरह का साइक्लोन देखा नहीं, वो बिल्कुल इसे सुनकर या अनसुना कर देगी, लेकिन अब उसके सामने ये तस्वीर वास्तविक हो चुकी है। और जिस तरह से बता रहे हैं कि किनारों को सीमेंट के ट्राइपॉड से भरकर, सीमेंट की बोरी समझिए बिहार यूपी वाले, तो वहाँ पर जैसे हम नदियों के किनारे सीमेंट की बोरियां भर कर बनाते हैं, तो शायद वैसा मुंबई वालों ने सीमेंट के भारी भारी पत्थर वहाँ पर रख दिए। वो अब उस ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला है। अब चक्रवाती तूफान का जो साया है मुंबई के तट पर, वो ज़्यादा वास्तविक नज़र आने लगा है। जब भी इस तरह के ख़तरे बताए जाते हैं कि समुद्र का जो पानी है वो अब ऊपर आने वाला है, वो कुछ हिस्सों को डुबा दिया जाएगा, तो ट्रम्प टाइप के लोग बहुत जगह हैं दुनिया में, वो बोलते रहते हैं कि ये डूम्स डे के वो जो तुषार मेहता ने कहा था कि जो प्रलय की भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं। तो लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हफ्ते भर के भीतर अम्फन तूफान बहुत दिन नहीं हुआ। हमने भी बोलते समय ये नहीं सोचा था कि बंगाल के बाद मुंबई के तूफान का कवरेज कर रहे होंगे, बंगाल का तो कम किया, लेकिन आप देखिए कि ये स्थिति हम पहुंच गए हैं। चार महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने तक जो किराएदार है, जो किराया दे रहा है, वो 1/3 किराए की उसको छूट है। हमें इसको मानवता के रूप में, समझौते के रूप में आपस में किराएदार मालिकान को बैठ कर समझौता करना चाहिए। यही इसका हल है और यही बढ़िया होगा इसके लिए। हमें 12 साल हो गए यहाँ रहते हुए। मार्केट में पहली बार ऐसी दिक्कतें आई हैं किराए के ऊपर। ये शानदार स्टोरी है रवीश रंजन की कि दिल्ली के कुछ बाज़ारों में किराएदार और जो दुकानदार हैं, जो मालिक हैं,
उनके बीच में एक समझौता हुआ है, दोनों ने एक दूसरे की आर्थिक परिस्थितियों को समझा है। पर रवीश, क्या ये समझौते का स्वरूप क्या है वो बताएं, और क्या ये सिर्फ एक मार्केट में हुआ है या ये पैटर्न बनता चला गया, उन्होंने अपने ही स्तर पर सरकार की तरफ देखने की बजाय इसका समाधान निकाला है? जी, आज जो है वो रवीश जी, मेरी 3-4 मार्केट के प्रेसिडेंट से बात हुई है जो कि एसोसिएशन के हैं। उनका ये कहना है कि लगातार चूंकि किराएदार और दुकान मालिकों के बीच में तनातनी के हालात पैदा हो गए थे, तो इसके चलते अब उन्होंने बीच में जाके और दोनों ही पार्टियों के बीच में जाके और एक ऐसा जो है वो गठबंधन करवाने की कोशिश की है जिससे जो है वो किराएदारों को भी उनके ऊपर में भी ज़्यादा बोझ ना पड़े और जो दुकान मालिक हैं उनको भी ज़्यादा ना सफ़र करना पड़े। तो इसी के चलते आज हमने देखा कि गांधीनगर में तकरीबन 2 से 2,500 जो दुकानें हैं वो किराए पर चलती हैं। तो उनके जो है वो किराएदारों से मिल के इसके बाद ये बात की गई कि जिनके किराए 30,000 से कम हैं उनको 25% केवल किराया देना है, और जिनके 30,000 से ज़्यादा किराए हैं उनका जो है वो 1/3 उनको केवल देना है। तो ये 4 महीने के लिए लागू किया गया है, और इस तरीके से गांधीनगर में, लाजपत नगर में, टैंक रोड पर, खान मार्केट में भी और कमला नगर मार्केट में हमने देखा कि इन सारे बाजारों के प्रतिनिधियों ने आपस में मिल बैठकर ये कदम उठाया है। बहुत ही बढ़िया है रवीश की देश के दूसरे हिस्सों में जो छोटे व्यापारी हैं जो अपना रोज़गार करते हैं और इनकी संख्या करोड़ों में है, काफ़ी मदद मिलेगी कि वो एक दूसरे इस तरह से रास्ता निकालें। और इसी तरह से अगर जो मकान मालिक कर सकते हैं वो छात्रों को किराए में कुछ रियायत दे सकते हैं। देश भर के छात्र लिखते रहते हैं, तो कोई छात्र और जो मकान मालिक हैं यही आपस में मिलकर इस तरह का समाधान करें। एक जानकारी और है दिल्ली से संबंधित कि दिल्ली सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षा का ऐलान कर दिया है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र हैं वो हमसे चाहते हैं कि हम देश की बात में ये बात उठा दें और अरविंद केजरीवाल से आग्रह करें कि पुनर्विचार करें। संख्या बढ़ती जा रही है कोविड-19 के मरीजों की, वो इम्तहान देने जाएंगे, संक्रमण की चिंता है, फिर पढ़ाई की तैयारी का वक्त नहीं मिला, वो मानसिक रूप से परेशान थे। खैर, इस तरह के बहाने हम भी बनाया करते थे, सोचते थे कि एग्ज़ाम रद्द हो, लेकिन इस बार सीरियस प्रॉब्लम है कि बहुत सारे छात्र अपनी किताबें छोड़कर अपने अपने अलग अलग राज्यों में जा चुके हैं, तो वो कैसे लौटेंगे। उसी तरह से बंगाल में किसी ने छात्र ने लिखा था कि वहाँ की एक हेरिटेज यूनिवर्सिटी है, उसने एग्जामिनेशन की घोषणा कर दी है, लेकिन छात्र बिहार चला आया है, तो क्या करें। तो ये सब समस्याएं ऐसी नहीं हैं कि जिनका आप समाधान नहीं कर सकते हैं, निकाली जा सकती हैं, और इसके लिए फिर न्यूज़ चैनल की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। देखिए कितने बढ़िया से दिल्ली के दुकानदारों ने अपने लिए ये समाधान निकाला है कि किराया कम किया है। दुकानदार और किराएदार दोनों ने समझा है कि दोनों इस वक्त परेशान हैं, दोनों का धंधा एक तरह से डूब गया है। रवीश रंजन की ये जो स्टोरी है कई बाज़ारों को उम्मीद की रोशनी दिखा सकती है कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह से सामाजिक संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, वो बदल रहे हैं, और एक तरह से ये है संकट के वक्त में एक दूसरे को समझने का अच्छा फार्मूला कि जो 30,000 से कम किराया है वो सिर्फ 25% देगा, ज़्यादा है वो और कम देगा किराया। तो एक तरह से बहुत ही ये रहा। एक संशोधन अनुराग द्वारी ने किया कि हम लोग जो मुंबई में सीमेंट के जिस ढांचे को ट्राइपॉड कह रहे थे वो ट्राइपॉड नहीं है, चूँकि हम टीवी वाले हैं तो ट्राइपॉड बोल गए, वो टेट्रापॉड है। तो सही शब्दों का इस्तेमाल करने का अभ्यास बना रहना चाहिए, और जब गलत करें तो टोक देना चाहिए, भले हम लोग क्यों ना करें। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की एक प्रिंसिपल की बात करेंगे।
रिश्तेदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, कहीं बंद कर दीजिए, जंगल में काल कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं। किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, इस कम्युनिटी से तो मेरा खास प्यार है। ये मेरे कई बच्चे हैं मुस्लिम, मेरे सगे ये भाई बहन हैं मुस्लिम, मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनके लिए मैं जान देने को तैयार थी। सारे मुस्लिम भाई बहन, हमारे जितने समाज के लोग हैं, पूरे मुस्लिम समाज, पूरी दुनिया के हाजी जी के सामने उनके भावना को ठेस पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। अब 24 घंटे कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो मैं सेवा करूँगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। कभी मेरी बात को बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा, और माफ़ करके, और मुझे माफ़ करिए, मैं आपके सेवा में वैसे ही लगूँगी। इत्तेफाक से गणेश शंकर विद्यार्थी की ये किताब पीछे रखी हुई थी। 24 मार्च 1931 को कानपुर में दंगा फैला, पाँव में जूते नहीं थे, कुर्ता नहीं था उनके पास, किसी तरह से विद्यार्थी जी भागे और लोगों को समझाने लगे कि दंगा मत करो, मगर भीड़ में से किसी ने विद्यार्थी जी को मार दिया। इन्हीं गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज है, जिनके प्रिंसिपल आरती लालचंदानी को आपने बोलते सुना कि कौन आतंकवादी है मुस्लिम को, और फिर बाद में माफ़ी मांगते हुए। तो बहुत अच्छी बात है अपनी बात का प्रायश्चित करना। पर कमाल खान इस पूरी बयान और इसके प्रसंग को किस तरह से देखते हैं? ओवर टू यू कमाल। देखिए, ऐसा है कि पहले एक वायरल वीडियो आया था जिसमें जो जमात के लोग उनके मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे, उनके बारे में वो कुछ लोगों से बातचीत कर रही थी, कुछ मीडिया के लोग भी बैठे हुए थे, और उससे बीच में पूछ भी रही हैं, वो आवाज़ उसमें सुनाई दे रही थी कि कहीं तुम लोग कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो। तो वो लोगों ने कहा कि नहीं मैडम, हम बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई छुप के उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जो वो बोल रही थी। उसमें वो ये कह रही थी कि योगी जी को आदेश देना चाहिए कि जो देश का जो पैसा है, जो रिसोर्सेज है, इनके इलाज के ऊपर बर्बाद ना किया जाए, इनको जंगल में भेज देना चाहिए, इनको डंडे से मारना चाहिए, इनको काल कोठरी में डाल देना चाहिए। और इसमें एक अफसोसनाक बात यह भी है कि जो पत्रकार लोग उनके सामने बैठे थे, उनमें से एक कह रहे थे कि मैडम, उनको आप इंजेक्शन क्यों नहीं लगा देती। वो बता रहे थे कि जमात के जिन लोगों के ऊपर मैडम ये आरोप लगा रही थी कि वो थूक रहे हैं या डॉक्टर्स के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं, उनको जहर का इंजेक्शन लगाने के लिए वो जो मीडिया के लोग उनके सामने बैठे हुए हैं, उस वीडियो में उनकी आवाज सुनाई दे रही है। वो कह रहे हैं मैडम, आप इनको इंजेक्शन लगा दीजिए। तो बहरहाल मैडम ये सब जो बोल रही थी ये वायरल हो गया। वायरल होने पे बहुत ज्यादा हंगामा होने लगा। कई सारे लोगों ने कहा कि ये जो शपथ लेते हैं डॉक्टर बनने के समय, ये उसका उल्लंघन है, हम कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ मुकदमा करेंगे कि इन्होंने ऐसा कहा, इसको फॉरेंसिक जांच से साबित किया जाए और अगर ये सच पाया जाता है तो कार्रवाई की जाए। तो लिहाजा कल उनका एक दूसरा वीडियो आया, कुछ मीडिया के लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि ये मॉर्फ्ड है, डॉक्टर्ड है, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए साजिश के तहत ये वीडियो बनाया गया है, जबकि मैं तो जो मुसलमान हैं वो गरीब होते हैं, तो मैं क्यू के बिना क्यू तोड़ करके उनका इलाज कर देती हूँ, और मेरे बेटा बेटी, मेरे भाई बहन मुसलमान हैं, जैसी बातें कर रही हैं। उसके बाद एक तीसरा वीडियो उनका आया जिसमें वो अपने पहले बयान के लिए माफी मांग रही हैं, यानी उस बयान की तरदीद कर रही हैं जिसमें वो कह रही थी कि यह डॉक्टर्ड है और मॉर्फ्ड है। ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, मतलब कोई अगर विद्यार्थी जी की आत्मा इस देश के ऊपर से गुजर रही होगी तो वो इस वक्त कराह रही होगी कि ये सिर्फ पत्रकार नहीं, और इनके शहर के पत्रकार एक प्रिंसिपल को सुझाव दे रहे हैं कि जमात के लोगों को आप इंजेक्शन क्यों नहीं लगा देती। बहुत अच्छी बात है कि आरती लालचंदानी ने अपने बयान में संशोधन किया, माफ़ी मांगी। मौका देना चाहिए अगर कोई माफ़ी मांगे, क्योंकि ये वातावरण इस तरह से फैलाया गया है कि अच्छे भले पढ़े लिखे लोग जिनकी डिग्रियां पास लेने के बाद उन्होंने 2 किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन वो मानते हैं कि पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी सांप्रदायिकता की चपेट में हैं। लेकिन एक डॉक्टर अगर अब माफ़ी मांग रही हैं तो उसे मौका दिया जाना चाहिए, और उम्मीद रखना चाहिए कि ये गणेश शंकर विद्यार्थी की आत्मा का ही जोर होगा
कि उनके नाम के बने मेडिकल कॉलेज की कुर्सी पर बैठी प्रिंसिपल को एक बार पश्चाताप करने का ख्याल आया। ये ख्याल आना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। बुखार उखार तो नहीं है? कुछ बुखार पर्चा नहीं लाई हो? पर्चा नहीं लाई हो तो दे दो खांसी की दवाई तो दे दो। कहाँ से आए? इंफेक्शन हो गया थोड़ा, अब तो आराम है। रक्षा बता देंगे कैसे देना? कहाँ रहते हो आप? कुंडा मोगा। कहाँ से आ रहे हो? हाँ, बाहर कमाने गए थे, हाँ जुगाड़ हुआ नहीं। हाँ हाँ, आने का पैसे का। रुक जाओ ना भैया। चावल खा रहे थे, सब्जी भाजी का कुछ है नहीं, नमक मिर्ची और परेशानी दिलाया। इधर उधर जा रहा हूँ कहीं, मिला किसी से हेल्प 100-500 रुपये की उधार मांग लो तो दे दूँ बाद में कमा के, ऐसा करके तो वो भी नहीं हो रहा। अभी उधर ही गया था मैं। तो हमारी नज़र उन लोगों पर है जो गाँव में गए हैं। अभी हम थोड़ा वक्त भी दे रहे हैं, उसके बाद गाँव में जाकर तफ्तीश करेंगे। एक सूचना ये भी है कि नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल रिसर्च नलसर हैदराबाद ने और उसके एलुमनाई ने मिलकर 209 मज़दूरों को ट्रेन और हवाई जहाज़ से भेजने का फ़ैसला किया है, यूपी, बिहार, उड़ीसा। लेकिन ये भी देखिए कि वो जाकर उनके साथ क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें बता रही हैं कि जो मज़दूर गए हैं, आलोक पांडे ने भेजी है, उनके घरों पर लाल झंडे लगा दिए गए हैं, पोस्टर लगा दिए गए हैं। एक तरह से जासूसी की जा रही है कि वो घर से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, क्वारंटीन किया गया है। खैर, ये व्यवस्था बहुत अच्छी है कि लोगों को ही आपस में निगरानी करनी चाहिए, लेकिन ये निगरानी भेदभाव में नहीं बदल जाना चाहिए, किसी तरह के लांछन में नहीं बदल जाना चाहिए कि वो बीमार है तो 14 दिनों के बाद वो ठीक नहीं हो सकता है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था ठीक है कि आपने एक निशान लगा दी है। दूसरी तरफ अनुराग द्वारी ने जो कहानी बताई है, ये हैदराबाद से 800-700 किलोमीटर इसी तरह से अपनी पत्नी धनवंती को और 2 साल के बच्चे को खींच कर लाए थे। रामू, इनका नाम रामू घोरमरे है। तो 12 मई के दिन है। अब रामू घोरमरे जब चले गए अपने गांव में तो अनुराग द्वारी ने पता किया कि अब रामू के साथ क्या हो रहा है। तो 15 दिनों का अनाज तो मिला था पंचायत से, अब वो अनाज ख़त्म होने लगा है। ध्यान रहे कि इनकी पत्नी गर्भवती हैं, तो उनके लिए सिर्फ गेहूं और चावल पर्याप्त नहीं होगा, पौष्टिक चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। छोटा बच्चा है, उसके लिए भी काम भी नहीं मिल रहा है। तो ये एक व्यक्ति की कहानी है। सरकारें अब सोचें या सोच रही होंगी, अगर उन्होंने फैसला लिया होगा तो बराबर तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच रहा है कि जहां पर जो मज़दूर लौटे हैं उनका पुनर्वास उन गाँवों में अब कैसे किया जाए कुछ समय तक के लिए, क्योंकि 1,98,000 से ज़्यादा संक्रमित केसों की संख्या हो गई है। डॉक्टर प्रणय रॉय ने 26 या 27 अप्रैल के आसपास एक अनुमान डेटा से पेश किया था कि मई के अंत तक 2 लाख केस हो जाएंगे। तो थोड़े 1-2 दिन के अंतर से ये अब 2 लाख केस अब पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन जून तक जाते जाते इन केसों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो सोचना ये है कि क्या अब हमने ये मान लिया है कि छोड़ दो, जिन्हें होना है होने दो। अब दिल्ली की सरकार है वो मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिख रही है कि आप अपने इलाके में पता करें कि जहाँ शमशान भूमि कहाँ है। बताइए भाई, पहले आप कह रहे थे कि हम PPE किट का इंतज़ाम करेंगे, अब आप कह रहे हैं कि हम शमशान भूमि का इंतज़ाम करेंगे। तो ये हो क्या रहा है?
तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सतर्कता में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। ज़िंदगी अब आपके हवाले है, वतन उन लोगों के हवाले है, वो आपका ख्याल रख रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए। जितना रख रहे हैं वो आपको पता भी चल रहा है। तो इस तरह से बहुत तरह की खबरें आ रही हैं इस वक्त। जिस तरह से रविश ने जो स्टोरी भेजी है कि व्यापारी किस तरह से बदल रहे हैं, किराएदार दुकानदारों के बीच जो संबंध बदला है किराया माफ़ी को लेकर, ये एक बड़ा ही शानदार नज़ीर हो सकता है। तो आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।